कई दिन से सौरभ मुखर्जी अपने घर चलने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन मैं अपने संकोची स्वभाव के कारण इसे टालता ही जा रहा था। 3 महीने पहले ही इस विभाग में मैकेनिकल डिप्लोमा के बाद 1 वर्ष के अप्रेंटिसशिप के लिए मैं आया था। ऑफिस में 4 लोग थे। हेड शांतिनाथ के अलावा लिपिक नवल और दीनदयाल सौरभ मुखर्जी जूनियर इंजीनियर थे। वो अपने काम की रिपोर्टिंग सीधे सीनियर इंजीनियर को करते थे और जब वहाँ से अप्रूव होकर आता तो शांतिनाथ अपने सहायकों के साथ इस पर आगे काम करते। यानी मुखर्जी साहब ऑफिस में रहते हुए भी शांतिनाथ के अधीन नहीं थे और मुझे मुखर्जी साहब की देखरेख में ही काम सीखना था। मुखर्जी साहब की उम्र लगभग 45 के आसपास रही होगी। 5 फुट 5 इंच की औसत लंबाई के बावजूद वो कुछ ज़्यादा ही चौड़े लगते थे। रंग गेहुआ था, लेकिन ज़्यादा समय फील्ड में रहने के कारण सांवला लगने लगा था। वो चेन स्मोकर भी थे। उन्हें दिल की बीमारी थी और सिगरेट उनके लिए जानलेवा थी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि इतनी सिगरेट क्यों पीते हो, तो वो हंस दिए। अच्छा, जो सिगरेट नहीं पीते क्या उन्हें दिल की बीमारी नहीं होती? एक दिन तो सभी को जाना है, तो फिर जिंदगी बिंदास होकर जियो ना। हमेशा ऐसे ही कहते थे। ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था। 9:30 बजे के इस ऑफिस में लोग लगभग 11 बजे तक आते थे। नवल बाबू पत्नी के नाम से किसी बीमा कंपनी में एजेंट का काम करते थे और हमेशा क्लाइंट्स को ढूंढते रहते थे। दीनदयाल जी हौजरी का माल सप्लाई करते थे। हेड शांतिनाथ जी हमेशा समय पर आते, काम करते, कम बोलते और समय पर वापस भी जाते थे। उम्र 50 पार होगी, मुझसे हमेशा कहते, बेटे अनुशासन का पालन करो, समय का सदुपयोग करो और नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहो। मुखर्जी साहब मित्रवत व्यवहार करते और अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करते। मैं उनके ज़्यादा करीब था। वो फरवरी का दूसरा शनिवार था और ऑफिस बंद था। मुखर्जी साहब का घर 10-12 किलोमीटर होगा। वो कई दफ़ा मुझे अपने घर आने का न्योता भी दे चुके थे, लिहाजा आज मैं वहाँ जा रहा था। साइकिल से 1-1.5 घंटे का रास्ता था। घर क्या, अच्छा खासा बंगला था उनका। शहर के बीचों बीच। वो बहुत रईस आदमी थे। उनके बाबा अंग्रेज़ों के ज़माने के सरकारी वकील थे। पिता 2 भाई थे। छोटा भाई सन्यासी हो गया था। मुखर्जी साहब इकलौते थे, लिहाजा सारी धन दौलत उन्हें विरासत में मिली थी। दरवाज़ा अप्सरा से दिखती एक युवती ने खोला। इस तरह अचानक उसे देखकर मैं कुछ देर के लिए जड़वत सा हो गया। उसकी आंखों में प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर हड़बड़ा कर बोला, विशाल पांडे। मुझे मुखर्जी साहब ने बुलाया था। मेरी घबराहट देखकर उसके होठों पर एक क्षीण मुस्कुराहट की रेखा आ गई। तभी भीतर से आवाज़ आई, कौन है सोनिया? जी पांडे जी है, दादा ने बुलाया है, वो मेरी ओर देखते हुए बोली। मैंने देखा मेरे सामने एक अन्य स्त्री आ गई थी। मैं समझ गया कि ये मिसेस मुखर्जी है। सावली चौड़े दांतों वाली मोटी सी दिखती इस शालीन महिला ने पूछा, तुम विशाल हो ना? अरे आओ आओ। वो मुझे काफ़ी मिलनसार लगी। अब हम हॉलनुमा कमरे में बैठे थे। इस बार सोनिया कई बार कमरे में आई और गई, कभी चाय नाश्ते से लेकर तो कभी सफाई के सिलसिले में, फिर दोपहर के खाने के बारे में पूछने। इतने समय में मैं ये तो जान गया था कि वह हाउस हेल्पर थी। मुखर्जी दंपति अच्छे मेज़बान थे। सोनिया ने खाना भी स्वादिष्ट बनाया था। पता नहीं उसकी उदास नज़रों में ऐसा क्या था कि मैं घर तो वापस चला गया, लेकिन लगता था जैसे अपनी कोई चीज़ में पीछे छोड़ आया हूँ। शायद इसी को तो दिल कहते हैं। सोनिया मुझसे 5 साल साथ बड़ी थी, लेकिन उसकी उदास आंखें, होठों पर अतिक्षीण मुस्कुराहट ने मेरा दिल जीत लिया था और वो मेरे दिल में बस गई थी। उस दिन के बाद मैं मुखर्जी साहब के और भी नज़दीक आ गया। उन्होंने बताया कि सोनिया उनके दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। गरीबी के कारण वो पढ़ लिख नहीं पाई। 10 साल पहले मुखर्जी साहब उसे अपने घर लेकर आए थे। मैं जब सोनिया को अपने घर लेकर आया तब मेरा बेटा उत्पल 2 साल का था। तुम्हारी भाभी सोनिया को पसंद ही नहीं करती थी, क्योंकि ये सोनिया है ही इतनी सुंदर कि तुम्हारी भाभी को भी डर था कि कहीं मैं कुछ करना बैठूं, वो बता रहे थे। इस दिन के बाद मुझे हमेशा मुखर्जी साहब के घर जाने की छटपटाहट रहने लगी। जी चाहता था कि सोनिया हमेशा मेरे नज़र के सामने रहे। उनका नन्हा बेटा उत्पल मेरे साथ घुल मिल गया था। मुखर्जी साहब अगर कोई काम बताते तो मेरे शरीर में मानो पंख लग जाते और मैं अपनी खटारा साइकिल से उड़ता हुआ वहाँ पहुँच जाता। हाँ, सोनिया के चेहरे पर कोई भावना देखता तो थोड़ी निराशा ज़रूर होती। मुखर्जी साहब बेटे उत्पल की पढ़ाई लिखाई और शैतानियत से लेकर पत्नी के मोटापे तक दिल खोल कर चर्चा करते थे। बताते थे, कभी तुम्हारी भाभी भी स्मार्ट हुआ करती थी। अंग्रेजी साहित्य से PhD किया है इन्होंने। प्रोफेसर बनना चाहती थी पर मैंने मना कर दिया। अब देखो थायराइड ने क्या हालत कर दी है उनकी। ऑफिस में मुखर्जी साहब से मेरी निकटता लोगों को खटकने लगी थी। एक दिन हेड ने भी टोका, मुखर्जी के निजी मामलों से दूर रहो, उससे काम सीखो और बाकी समय अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगाओ। मैं जानता था कि 6 महीने के बाद अप्रेंटिसशिप खत्म हो जाएगी और मुझे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सोनिया की याद आते ही मैं अपनी कल्पना लोक में उड़ने लगता।
अभी मैं सिर्फ 23 का ही था। सोचता था नौकरी मिलते ही मुखर्जी साहब से सोनिया का हाथ मांग लूँगा। मैंने इस बीच कई परीक्षाएं दी थी और मुझे भरोसा था कि कहीं ना कहीं मेरा चयन तो हो ही जाएगा। ये जून का अंतिम सप्ताह था। माहौल में बेहद उदासी थी। मुखर्जी साहब भी 2-3 दिन से परेशान चल रहे थे। बात करते करते एकाएक खो जाते, भूल जाते कि क्या कह रहे हैं। दाढ़ी भी बढ़ गई थी। चौथे दिन मैंने पूछ ही लिया, साहब सब कुछ ठीक तो है ना? परेशान से दिख रहे हो, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं। उन्होंने पहले तो मुझे घूरा, मगर अगले क्षण कुछ सोचते हुए बोले, आओ विशाल, बाहर चलते हैं खुली हवा में। शाम के 4 बज रहे थे। बाहर बादल घिरे थे और कभी भी बरस सकते थे। उन्होंने जेब से सिगरेट निकाली और सुलगाई, लंबा कश खींचा और धुएं को कुछ देर मुंह में रखने के बाद बाहर उगल दिया। फिर बोले, विशाल, चंद महीनों में तुम मेरे बहुत करीब आ गए हो। सच बताओ तो मैं खुद को यहाँ बहुत अकेला समझता था। तुमसे पहले कई लड़के यहाँ आए और चले गए, लेकिन तुम आए तो ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा छोटा भाई मिल गया हो। तुम मेरे दिल में बस गए हो। अपनी बात का असर देखने के लिए वो मेरा चेहरा पढ़ने लगे। फिर बोले, विशाल, मेरा सब कुछ नष्ट होने वाला है। मुझसे एक बहुत भारी गलती हो गई है। इंसान ही हूँ यार, फिसल गया यार, मुझे थोड़ा ही पता था कि हादसा हो जाएगा। तो मैंने पूछा, लेकिन क्या हुआ है सर? मैंने पूछा तो वो गहरी सांस खींचकर बोले, तुम्हें बताया था ना कि सोनिया की विधवा माँ एक स्कूल में आया थी। वो अपने मंदबुद्धि बेटे को नहीं पाल रही थी, इसलिए मैं सोनिया को यहाँ पे लेके आया था कि इसके हाथ मैं पीले कर दूंगा। मगर अब ऐसी मुसीबत हो गई है कि मैं चौंक गया। सोनिया? उसे क्या हो गया? उसके पाँव भारी हो गए। विशाल, मैं हमेशा सावधानी रखता था, पता नहीं इस बार कहाँ से चूक हो गई। वो हाँफने लगे थे। मेरे सामने लोहे की रॉड पड़ी थी। मन तो किया कि इस कमीने को तब तक मारूं जब तक इसका भेजा बाहर ना निकल जाए। यह आदमी संरक्षक बनकर पितृहीन लड़की को घर लेके आया और उसका दैहिक शोषण कर रहा है और लड़की चुपचाप सहन कर रही है। क्या सोच रहे हो विशाल? जो होना था वो हो चुका, अब करे क्या यही समझना है। देखो, मैंने एक डॉक्टर से बात कर ली है, लेकिन मैं उसे लेकर नहीं जा सकता। तुम्हारी भाभी को शक हो जाएगा। तुम ले जाओ ना उसे, जीवन भर में तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सोनिया के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। उस रात मैंने बेचैनी में करवटें बदलते हुए रात निकाली। मुखर्जी मुझे बचपन की कहानियों के राक्षस के जैसा लगा, जो राजकुमारी को पिंजरे में कैद कर लेता है। बाद में कोई राजकुमार आता है और राक्षस को मार मार कर राजकुमारी को आज़ाद कर देता है। सोनिया की जिंदगी में कोई राजकुमार नहीं है। मैं भी इस 10 बाई 10 के कमरे में पिछले 10 महीने से रह रहा था। एक चारपाई, कुछ बर्तन और अच्छे भविष्य की कल्पना, बस। अगले दिन मुखर्जी के बताए अनुसार मैं उनके घर के सामने वाले पार्क में सुबह 10 बजे पहुंच गया। थोड़ी देर में सोनिया वहां पे आ गई। हम पहली बार साथ थे। वो पूरे रास्ते में खामोश रही। क्लिनिक में डॉक्टर ने सोनिया को बगल के रूम में लिटा दिया और मुझसे कहा, आप बाहर बैठे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। आधे घंटे के बाद ही मुझे अंदर बुला लिया गया। सोनिया स्ट्रेचर पर थी। उसका पूरा चेहरा पीला सा और नीरी लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, जो उससे छिपे नहीं रहे। 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं मुझे पकड़ाते हुए कहा। सोनिया के एक तरफ नर्स और दूसरी तरफ मैं था। उसकी बाह मेरे गले में लिपटी थी। वो तड़प रही थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बगल में बैठा तो उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। रास्ते में वो बहुत धीमे स्वर में बोली, प्यार करते हो ना मुझे, मगर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर दहल गया। तो ये एक तरफा प्यार नहीं था। हम इतने विवश थे कि भावनाओं को शब्द तक नहीं दे सकते थे। हम घर पहुंच चुके थे और रिक्शे से उतरकर लड़खड़ाती हुई सोनिया भी घर में धीरे धीरे घुस गई। मैं बहुत थका हुआ था। इस शहर से ही मेरा मन उचाट हो चला था। मन किया कि सीधे बस स्टेशन चला जाऊं और वहां से गांव के लिए बस ले लूं। मुझे देखकर माँ खुश हो गई। गांव आते ही मेरे भी अच्छे दिन आ गए। माँ ने मुझे एक लेटर थमा दिया। उसे खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। सिंचाई विभाग से मेरा नियुक्ति पत्र आया था। मुझे 15 दिन के भीतर सारे दस्तावेज विभाग में जमा कराने थे। मैं औपचारिकताएं पूरी करके शहर लौटना चाहता था ताकि सोनिया को उस नरक से निकाल सकूं, लेकिन इस प्रक्रिया ने मुझे 10 दिन लग गए। लौटा तो पता चला कि मुखर्जी साहब एक फैमिली फंक्शन में गए हैं। उनके घर गया तो ताला लटका मिला। एक हफ्ते बाद मुखर्जी साहब लौट आए, लेकिन उनका व्यवहार औपचारिक था। नौकरी के बारे में सुनकर भी उसे रूखे ढंग से बधाई दी। तभी जुबान से मैंने सोनिया के बारे में पूछा तो वो बोले, अपने काम से काम रखो मिस्टर विशाल। इसके बावजूद मैं उनके घर चला गया। घंटी बजी तो एक युवती ने दरवाज़ा खोला। मेरे जहन में पहला सवाल कौन था? सोनिया कहाँ है? तभी मैडम निकली। विशाल, तुम इतने बड़े कांड के बाद भी घर पे आ गए? शर्म नहीं आई तुम्हें भूली भाली लड़की के जीवन से खेलते हुए? मैं हतप्रभ होकर बोला,
क्या कह रही है आप? सोनिया कहाँ है? मैंने किया क्या है? मगर मैडम ने मेरी एक बात नहीं सुनी और गुस्से में ही मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन मुखर्जी साहब ऑफिस के गेट पर मिले और दांत पीसते हुए बोले, अबे मेरे घर क्या करने गया था? दोबारा गया तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर अब बारी मेरी थी। बोल पड़ा, मुखर्जी साहब आप आपकी हदें पार कर रहे हैं, मेरी शराफत की परीक्षा ले रहे हो। सब कुछ सच सच बताइए वरना आपकी इज्जत को कौड़ी कर दूंगा, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। मुझे बताइए कि सोनिया कहाँ है और आपने ऐसा क्या कहा कि मिसेस मुखर्जी मुझ पर गुस्सा है? मुखर्जी ने शायद मेरे ऐसे रूप की कल्पना नहीं की थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जो बताया वो मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक था। उस दिन सोनिया घर लौटी तो उसकी हालत खराब थी। उसे मैंने कहा कि एक्सीडेंट का बहाना करे, लेकिन वो रोने लगी। उसने गर्भपात कराने की बात कह दी और बताया कि तुम उसे डॉक्टर तक ले गए। बाकी की कहानी मिसेस मुखर्जी ने खुद गढ़ ली। सोनिया सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मिसेस मुखर्जी ने इतना धुड़क दिया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने उसे समझाया। जैसे ही उसकी हालत सुधरी हम उसे उसके घर छोड़ आए। फिर शांत स्वर में मिस्टर मुखर्जी बोले, प्लीज़ अब बात को ख़त्म कर दो, भूल जाओ उसे। उस जैसी लड़कियों को कोई भविष्य नहीं होता। तुम इस शहर से चले जाओ। मैं अब खुद को नहीं रोक पा रहा था। मेरा हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ा और सीधे मिस्टर मुखर्जी के गाल पर पड़ा। इसके बाद मैं एक सेकंड भी न रुका, आगे बढ़ता गया। मुझे मालूम था सोनिया अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।